हेलो बच्चों। आज हम लोग द्विघात समीकरण शुरू करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दूं मैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो गया है। ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जितना जल्दी हो सके तुम लोग जुड़ जाओ। उस पर हम लोग क्विजेस करेंगे। ठीक है। क्विज स्टार्ट हुआ कब से? क्विज स्टार्ट 1 सितंबर से हो जाएगा। अगर कुछ दिक्कत हुआ, परेशानी हुई, अगर ऐसा संभव ना हो पाया तो फिर मैं आगे अनाउंस कर दूंगा कि कितने तारीख को शुरू होगी, लेकिन अभी 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है। क्विज मैंने अभी तो मैंने किया है, वो मैथ्स का नहीं होगा, वो फिजिक्स का होगा। फिजिक्स का मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाया है पहले चैप्टर से, तो तुम लोग पढ़ना और उसको टेस्ट देना। फिर बाकी क्वेश्चंस मैथ्स वगैरह भी है उसमें ऐड किए जाएंगे, लेकिन अभी बस इतना ही है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। ठीक है। द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? घात का मतलब तुम्हें पता होगा। देखो शब्दों को तोड़ो तो क्या है? द्विघात समीकरण। शब्दों को जब तोड़ेंगे तो द्वि है और घात है। द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है पावर। ठीक है। तो अगर किसी समीकरण का पावर कितना हो? दो हो। समीकरण के पावर कितने हो? दो हो, तो हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और ये अधिकतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिकतम। तो हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसका सामान्य रूप होता है ये ax² + bx + c = 0, जहाँ पर यह पावर जो होता है वो क्या है? एक गिनती की संख्या में है। जैसे यहाँ पर पहले 2 आया, फिर 1 आया और फिर 0 आया। पावर कुछ नहीं है यहाँ पर। पावर x एक बार यानी पावर एक बार है। यहाँ x है ही नहीं, मतलब पावर 0 है। तो समझ में आया? ये जो पावर होनी चाहिए वो गिनती की होनी चाहिए। ठीक है। जैसे 2, 1 और 0 गिनती की है। जब गिनती की है तो हम इसे क्या कहेंगे? कि यह बहुपद है, द्विघात समीकरण है। ठीक है। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है। तो पहले ये समझ लो, अगर कोई इस तरह से हो समीकरण x² + √x + 4 = 0, तो ये क्या बहुपद द्विघात समीकरण कहलाएगा? तो देखो घात यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर घात कितना है? तुम्हें पता है कि √x का मान जो होता है वो x का पावर 1/2 होता है। तो ये तो घात किस में आया? बटा में आ गया। गिनती की संख्या तो है नहीं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है नहीं। तो नेचुरल नंबर रहेगा, प्राकृतिक संख्या रहेगा, तभी हम इसे कह सकते हैं। नहीं तो यहाँ तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, यहाँ पर तो घात बटा में आ गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसा बात ध्यान रखना, जब पावर खत्म ना हो, पावर माइनस में आ जाए या फिर बटा में आ जाए और वो सॉल्व हो ना पाए, सॉल्व होने के बाद यही रह जाए, क्या रह जाए? पावर चाहे तो बटा में आ जाए। ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है? बटा में आ जाए या निगेटिव आ जाए। तो इन दोनों केस में वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है। वो समीकरण होगा ही नहीं। क्लियर है? बात खत्म। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए, एक बात और हमें समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए? यहाँ पर ध्यान देना। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूँ क्या। जैसे कि हम लोग अभी देखें कि सामान्य रूप होता क्या है? सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो ये a b c, ये a b c क्या होता है? ये b c कोई रियल नंबर होगा। रियल नंबर कहने का मतलब ये तो पॉजिटिव हो सकता है, ये कोई संख्या निगेटिव हो सकता है, ये संख्या रूट में भी हो सकता है, रूट में भी कोई संख्या हो सकती है, या फिर यह संख्या फ्रैक्शन में, भिन्न में भी हो सकती है। अगर ये सब में से कोई भी रहेगा तो ये वैलिड है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पावर प्लस में है, माइनस में, रूट में, मतलब नहीं है। लेकिन ये एक्स का पावर वो सही होना चाहिए, तब वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। नहीं तो अभी नॉर्मल ऐसे ही छोड़ देंगे। बात आई समझ में? आगे अगर बात करें तो इसे कहते क्या है? ये a जो है ये x² में गुना है। तो जो अंक किसी अचर पद में, सॉरी अचर नहीं, x चर पद है ना, तो किसी चर में जो गुना होता है उसे हम लोग गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक। तो a जो है, a को क्या बोलेंगे? x² का गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे? x² का गुणांक। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि x का गुणांक कौन है, x का गुणांक कौन है, तो बताओ मुझे कौन होगा x का गुणांक? तो x का गुणांक b है, b गुना है ना, तो b है। और c को क्या बोलेंगे? c में तो कोई x है ही नहीं, ना x² ना x है, तो c को बोलेंगे अचर पद। क्या कहेंगे? अचर पद। ध्यान देना, ये सब बात है। ठीक है। अगर इसको हम लोग प्रैक्टिस करें
तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, बताना मुझे। जैसे कि एक समीकरण है 5, एक मिनट फिर से, 5x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। चलो थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है। इसके लिए पहले हमें वो सामान्य रूप लिखना होगा। तो क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इससे इसे तुलना करो, x² है, x² है, यहाँ पर 5 गुना है, यहाँ पर a गुना है, तो a का मान कितना हो गया, 5 हो गया, a का मान 5 हो गया। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी जिसे भी होगा कमेंट करना। और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ बहुत जरूरी, बहुत गौर से ध्यान देना, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो तुम मत करना। x में गुना है, क्या गुना है यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है b, तो क्या b बराबर 6 लिख दोगे, और जहाँ 6 लिख दे तो हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ध्यान दो, मिलाओ, यहाँ पर ये प्लस है, ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पर ये क्या है, प्लस है, यहाँ पर देखो क्या है, माइनस, तो ये माइनस आ रहा है ना, यहाँ तो प्लस था, जनरल इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, माइनस है, तो -6 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और c भी देखो, यहाँ पर प्लस में है, लेकिन यहाँ c क्या है, माइनस में, तो c बराबर -5 होगा, साइन के साथ लेंगे, ये बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। आगे क्या, बहुपद अगर पढ़ लियो तो वहाँ भी समझ में आएगा, वहाँ भी ये काम आएगा, अगर पढ़ लियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ तो यहाँ समझ लो, और भी दूसरी जगह पे ये काम आएगा, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है इसे अच्छे समझने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे समीकरण बहुपद से अलग होता है। तो देखो समीकरण होता क्या है, बीजीय व्यंजक को बराबरी के संबंध में बताने वाले गणितीय कथन को समीकरण कहते हैं। मतलब कोई कथन है जिसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखे, तो वो व्यंजक के रूप में लिखे तो वैसे लिखाया, लेकिन वो बराबर संबंधित है किसी और अंक से, किसी और बीजीय व्यंजक से, तो बराबर में अगर आ गया तो हम इसे समीकरण कहेंगे। अगर वो ऐसे सिंगल है, सिंपल सा, ठीक है, तो हम इसे बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद। लेकिन अगर इसी में हम बराबर लिख के कोई अंक लिख दिए तो ये क्या कहलाया, समीकरण कहलाया। तो क्या अंक लिखना जरूरी है, नहीं, बराबर में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2x² माइनस 5 बराबर x3 प्लस y, तो ये लिख दिए ना, तो ये भी क्या है, समीकरण है। बस यहाँ पर x² है, यहाँ y है, क्या दिक्कत है, आ रही बात समझ में, किसी को प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो क्या करना है पता है, कमेंट करना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर कि बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है। तो अगर एक बार फिर से बात करें, तो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, बीजीय व्यंजक हो, जो कि सिर्फ बीजीय व्यंजक का सिर्फ एक तरफ हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। लेकिन अगर इसी बहुपद के बराबर में कोई अंक आ जाए या कोई दूसरा बहुपद आ जाए, क्या आ जाए, दूसरा बहुपद आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समीकरण। किसी को दिक्कत या परेशानी? ठीक है, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। एक और छोटी सी बात है वो जो मैं समझा देता हूँ। तुम लोग शून्यक समझोगे, क्या समझोगे, शून्यक। बहुपद पढ़े होगे तो, नहीं पढ़े होगे कोई बात नहीं, अभी समझ लोगे। और मूल और हल पढ़े होगे, तो मूल और हल समीकरण के होते हैं और शून्यक बहुपद के होते हैं। शून्यक वैसा अंक होता है जो कि बहुपद में x की जगह पे रखने पे पूरे का मान क्या बना दे, 0 बना दे, 0 बना दे। और समीकरण के लिए जो मूल और हल वो अंक होते हैं x के मान जो कि दोनों तरफ के वैल्यू को बराबर कर दे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें इसके लिए 5x प्लस 4 के लिए, तो अगर x बराबर हम लिख दें -4/5 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 4/5। तो रख के देखो, 5 गुना -4/5 प्लस 4, तो ये देखो ये 5 से 5 कट गया, तो ये क्या आ गया, -4, और ये क्या आ गया, +4, तो माइनस प्लस कितना हो गया, 0। तो वो वैल्यू रखे तो पूरा वैल्यू क्या आ गया, 0। तो ये जो अंक कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। लेकिन अगर हम एक समीकरण लेते हैं, कौन सा समीकरण, जैसे कि ये लेते हैं 2x + 5 बराबर 15, तो अगर हम x के जगह पर 5 ले लें, क्या ले लें, 5, तो यहाँ पर 5 रखो इस LHS में, यानी 2x + 5 में हम लोग 5 रखते हैं x के जगह पे, तो 2 गुना 5 + 5 हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 10 लिख दिए। देखो 2 और 5 10 हो जाएगा, +5 लिख दिए, तो 2 × 5 = 10 और जोड़ दिए 15, तो क्या हो गया, 15 हो गया।
तो देखो ये क्या LHS लेके चले, क्या लेके चले हम लोग LHS, यहाँ पर लिखे LHS और क्या गया RHS, क्या आ गया RHS। तो ये शून्यक और मूल ऐसा अंक होता है जो कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि LHS और RHS को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। तो ये बहुत ही बेसिक अंतर होता है शून्यक और मूल के बीच में, ठीक है। तुम लोग को शायद ये चीज़ नया जानने को मिला हो, क्योंकि अभी तक हम लोग शून्य को ही मूल और हल कहते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि द्विघात समीकरण पहचानने के लिए जरूरी है कि उसके जो घात हो वह पूर्णांक में हो। किस में हो, पूर्णांक में हो, ठीक है। बटा में, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पूर्णांक में भी कैसा, धन पूर्णांक होना चाहिए, वो ना ही भिन्न में होना चाहिए ना ही रूट में होना चाहिए, ठीक है ना। घात पावर, क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² - 6x + 4 = 0। तो यहाँ मुझे बताओ कि घात कितना है, घात है हमें 2, यहाँ दिख रहा है ना 2 है। यहाँ घात क्या है, कुछ नहीं है मतलब वहाँ पर 1 है। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, x है ही नहीं मतलब 0 है। तो यहाँ पर x का घात कितना 2 मिला, x का घात 1 मिला, यहाँ पर है ही नहीं। तो घात मैक्सिमम कितना है 2, और बाकी सबके घात क्या है, एक गिनती वाली संख्या है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। तुम बताओगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। इस वाले को देखो, ठीक है, क्या है, इसे देखते हैं हम लोग। लिखो, क्या लिखेंगे, x + 3/x बराबर x²। इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो नीचे क्या एलसीएम 1 है, मतलब नीचे भिन्न में के हर में 1 है, एलसीएम नहीं। अब एलसीएम निकालेंगे 1 और x का, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। देखो ये गुना करके आया, तो जो गुना करके आया ना, तो सिंपल सा है, इसको इधर गुना कर देना, इसको इधर गुना कर देना। तो x को गुना किया x² प्लस 1 को गुना किया 3 के साथ, तो 3 बराबर कितना हो गया, x² हो गया, ठीक है। अब बात करें, ये x यहाँ भाग में, इधर आएगा तो गुना में, ये इधर जाएगा तो गुना में, तो इधर बचा क्या, x² + 3 बराबर x² × x। तो जब गुना हो जाएगा तो क्या हो गया, x का पावर 3। अब घात देखो कितना है, ये 2 है, घात कितना है 3 है, तो अधिकतम घात तो 3 हो गया, क्या हो गया 3। हमें अधिकतम घात क्या चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि द्विघात है, द्वि मतलब 2, अधिकतम घात 2, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पर 3 आ गया। ये 2 भी है लेकिन 2 तो छोटा हो गया ना, बड़ा कौन है, बड़ा 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात हो गया। इस तरह से सभी को हम लोग पहचानेंगे। एक चीज़ और, ये देखो रूट वाला पार्ट, रूट वाला पार्ट, इसको क्या देखेंगे, यहाँ देखो x² + 2√x - 3 = 0। तो यहाँ घात देखो, घात तो प्लस में, लेकिन यहाँ घात √x का मतलब मैंने बताया था अभी थोड़ी पहले कि x पे पावर 1/2 हो जाता है। घात एक, रूट का मतलब घात 1/2। अभी कहे कि घात भिन्न में होना चाहिए, क्या बताए थे अभी, नहीं होना चाहिए। ये गुना जो है ये हो सकता है, लेकिन √x नहीं होना चाहिए, रूट में भी नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ध्यान रखना। बाकी जो बचा हुआ है वो तुम लोग करोगे, बाकी जो बचा हुआ है तुम लोग करोगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। तो तुम लोग मुझे बताओ कि ये तीनों में से कौन द्विघात बहुपद है, सॉरी समीकरण है, और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अगर कोई नहीं है तो ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर जो दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, वो दिए गए समीकरण का हल है कि नहीं है, हल या मूल, जो बोलना है बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आई बात। चलो तो कैसे करेंगे देखेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं, एक क्वेश्चन यही बना देता हूँ, अगला क्वेश्चन अगले पेज में, बाकी सब तुम लोग घर पे ट्राई करोगे, ठीक है। जैसे कि x², एक मिनट, x² - 3x + 2 = 0। हमें क्या रखना है, x के जगह पे 2 रखना है, क्या रखना है 2। अब देखेंगे कि LHS लेने के बाद देखेंगे कि वो 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो LHS लिख लेते हैं हम लोग। LHS है कितना, x² - 3x + 2। अब क्या करना है, हमें x के जगह पे 2 रखना है,
कितना रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, -3 गुना 2 हो गया, प्लस 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 -6 प्लस 2। तो देखो ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये दोनों आपस में जुड़ गया, 6 हो गया, और ये माइनस में तो -6, तो दोनों घट के क्या हो गया 0 आ गया। क्या आ गया 0, और 0 आया तो वो क्या है राइट हैंड साइड है, देखो दायां साइड है ना, इसका मतलब ये जो आया वो हमारा क्या आया, ये जो आया हमारा मूल आया, ये मूल है, हल है। ठीक है, अब इसी तरह से -1 रखकर चेक करेंगे, -1 रखकर चेक करेंगे। ठीक है, तो -1 रखकर चेक करेंगे। पहले समीकरण एक बार देख लो फिर से, x² -3x + 2, x² -3x + 2, ठीक है, इक्वल टू 0। हमें चेक करना है x बराबर -1 पर, किस पर, -1 पर, तो -1 का स्क्वायर -3x + 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो मैंने वैल्यू नहीं रखा, चलो रख देते हैं फिर से यहाँ पर, यहीं पर सिर्फ सुधार करना है मुझे, x की जगह पे -1 रखना है तो -1 रख दिए। ठीक है, बाकी सब तो यही है, हमें चेक करना है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया लास्ट में 2। तो तुम बताओ, सब तो प्लस में, तो जोड़ने पे कितना आ गया 2 1 3 1 4 4 और 2 6। तो क्या ये बराबर आया RHS के, तो कहेंगे कि नहीं बराबर नहीं आया RHS के, RHS के बराबर नहीं आया, इसलिए x बराबर 1 हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। आई बात समझ में। इसी तरह से तुम लोग को प्रैक्टिस करना है और तुम्हें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें x बराबर 0 और x बराबर 1 रख कर देखना है क्या इसका हल है कि नहीं है, तो तुम लोग बताओगे मुझे। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ये रूट वाला है ना, ये रूट वाला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है x² -3 √3x + 6, ठीक है। तो इसे देख नोट करते हम लोग, x² -3 √3x + 6 = 0। क्या ये 6 था, एक बार मैं मिला लूँ, हाँ +6 है, और x बराबर क्या रखना है √3 रखना है, और एक बार 2 √3 रखना है। तो x बराबर क्या रखना है हमें, x बराबर एक बार हमें √3 रखना है, और दूसरी बार क्या रखना है 2 √3 रखना है। ठीक है, तो बारी बारी से रखते हैं हम लोग, पहले रखते हैं x का वैल्यू √3, ठीक है। तो x का वैल्यू √3 रखेंगे, तो x की जगह पे √3 रख दिए, और स्क्वायर था स्क्वायर रख दिए, -3 √3, और x की जगह फिर से √3, ठीक है, +6। अब ये देखना है सॉल्व करके 0 आता है कि नहीं आता है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, पता है कि ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, 3 बचा, इक्वल दे दिया मैंने। ठीक है, ये 3, ये √3 और ये √3, तो ये √3 और ये 3 मिलकर कितना गुना होकर हो जाएगा 3। अब ये 3 और ये 3 मिलेगा, गुना होगा तो हो गया 9। ठीक है, इस तरह से हम लोग 9 लिख दिए। समझ में आई बात, नहीं आया तो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार कि कैसे आया। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये 3 का 3 लिख दिया मैंने, ये वाला 3 लिख दिया, लेकिन ये दोनों जब गुना होगा आपस में तो √3 2 बार है, तो एक बार 3 रह जाएगा और बीच में गुना कर दिए। ठीक है, +6। तो मुझे बताओ 3, अब ये 3 गुना हो गया, तो 3 3 9 +6। तो देखो ये ध्यान दो, ये प्लस में और ये भी प्लस में, और ये बीच वाला क्या है माइनस में, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, जो प्लस में उसको प्लस करेंगे, तो 6 और 3 9 -9, तो बराबर क्या आ गया 0। तो बराबर है ना RHS के, और RHS में क्या था 0 था, यानी कि ये दोनों ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब √3 इसका हल है। अब तुम्हें क्या करना है √3 रख देखना है, तो √3 रख कर देखना है। एक रूट का एक हल मैंने बता दिया, दूसरा हल तुम्हें देखना है कि ये है कि नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर, तुम देखना है इसे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, ये बटा वाला है, तो बटा वाला भी उसी तरीके से सेम करना है। एक बार मैं नोट कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बनाते इसे। x + 1/x, ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखते हैं इस समीकरण को, x + 1/x प्लस क्या था नेक्स्ट 13/6, कितना है ये 13/6, बराबर कितना है 0 है। और x बराबर हमें क्या रख कर देखना है, x बराबर हमें रख कर देखना है, 1 मिनट पे पीछे कर लो, x की जगह पे 5/6 रख कर देखना है। क्या रख कर देखना है 5/6, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5/6। अब यहाँ पर 5/6 रखना है, तो x के जगह पे 5/6 रख दिए। ठीक है, अब ये 1/x है, तुम समझो बात को, x बराबर 5/6 है, तो 1/x करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये भी तो वैल्यू उलट जाएगा ना, 6/5 हो जाएगा।
तो क्या हम यहाँ पर 1/x की जगह पे 6/5 लिख दे तो कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं। प्लस 13/6। ठीक है, अब क्या करोगे? तो देखो ये जीरो कभी नहीं आएगा। जीरो आएगा क्या? तुम देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, जुटेगा तो कभी वो जीरो आएगा? नहीं आएगा, वो अंक तो और बढ़ जाएगा, तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, जो कि नहीं आएगा किसके? RHS के। यहीं पर हमें दिख गया, यहीं पर हमें दिख गया, तो हम बोल देंगे कि RHS के बराबर नहीं होगा, सबका सब प्लस में, तो जीरो से बड़ा ही आएगा। तो ये इसका हल 5/6 इसका हल नहीं है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कैसे कह रहे हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 6, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 30। 5 6 के पार में, ये तो पता है ना कैसे करते हैं, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। ठीक है, 25 आ गया, और ये 5 6 बार में 6 6 का 36 हो गया, और ये हो गया 5 बार में 13 25 65 हो गया। अब इसे जोड़ो, ऐड करो, 30 आ गया, ऐड करो तो देखो 25 और 65 को जोड़ो, 90 हो गया। 25 65 कितना होता है? देखो 65 + 25 जोड़ो, 0 6 2 8 1 9 90 आ गया। अब इस 90 में क्या करो? 36 जोड़ दो, तो बहुत आसान है। 90 30 120 यानी 126 टोटल आ गया, तो 126/30 आ गया। तो देखो कटा क्या? जीरो आया क्या? जीरो नहीं ना आया, हमें तो जीरो चाहिए था, जो कि नहीं आया। किसके बराबर नहीं आया? RHS के। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 5/6 जो है वो इसका हल नहीं है। किसका नहीं है? इस दिए गए समीकरण का हल नहीं है। इस तरीके से जो बचा हुआ 2 क्वेश्चन है, ठीक है, वो तुम्हें सॉल्व करना है। 4/3 रखकर तुम बताना, 4/3 रखकर तुम बताना कि यह कटता है कि नहीं कटता है। समझ में आई बात? तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं। अगले क्लास में इससे संबंधित और कुछ सीखेंगे, जैसे कि अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कुछ कथन को द्विघात समीकरण के रूप में ला सकते हैं। अब द्विघात समीकरण के रूप में आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर स्टेटमेंट को पढ़ के कैसे उसे समीकरण के रूप में लाएंगे, ये अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम बनाने में काम आएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम द्विघात समीकरण में बनाना हो, चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण में बनाना हो, चाहे तुम्हें वो क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री हो, कहीं भी हो, कथन को समीकरण में बदलना सीख जाओगे तो ये हर जगह पे काम आएगा। तो अगले वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी देखो कुछ मैं नए नए चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो जा रहा है, कुछ दिनों का, 2 दिन 3 दिन का। ठीक है, बने रहो और हम लोग मिलकर बोर्ड्स में अच्छे नंबर्स लाएंगे। सिर्फ अच्छे नंबर्स नहीं लाएंगे, कॉन्सेप्ट भी बेहतर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज तुम लोगों को कुछ बेहतर सीखने को मिला हो सकता है 1 पॉइंट ही नया सीखने को मिला हो, लेकिन मिला हो। तो इस तरह से हम लोग नए नए चीज़ें सीखते रहेंगे, एक एक करके ही हमेशा नया सीखते रहेंगे, जिससे कि 1 महीने भर के अंदर या कुछ दिन के बाद इकट्ठे तौर पे बहुत सारी संख्याएं हमें, बहुत सारी एक समय के बाद बहुत सारे इकट्ठे रूप में हमें कुछ सीखने को मिलेगा, लंबा सा बड़ा सा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा लगे तुम लोगों को कमेंट किया करो। ठीक है, बाय बाय।